नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। जितने भी लोग पहली बार इस सीरीज से जुड़े हैं और बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में अगर आप लगे हैं, तो निरंतरता के साथ आप इस क्लास को फॉलो कीजिएगा। निश्चित तौर पर यहाँ से आपकी हेल्प होगी। अच्छा, कल वाला क्लास अब्सेंट हुआ था, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, टेक्निकल प्रॉब्लम थी, जिस वजह से हम आपको वीडियो नहीं दे पाए थे। आज के इस वीडियो में हम चीज़ों को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, ये प्रश्न था कि हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा जिला पासपोर्ट जारी करने में राज्य में अव्वल रहा है। देखिए, पासपोर्ट जारी करने में बिहार का जो सिवान जिला है वो अव्वल रहा है। नवीनतम डेटा के आधार पर जो इसका करेक्ट आंसर है वो है विकल्प नंबर ए, यानी कि सिवान। चलिए, अब यहाँ पर हम चलते हैं आज की इस वीडियो की ओर, लेकिन उससे पहले आज के इस वीडियो का जो हमारा प्रमुख टॉपिक होगा, जो प्रमुख खबरें होंगी, जिस पर हम विस्तार में चर्चा करेंगे, तो उनमें से जो कुछ महत्वपूर्ण है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं। इसी की चर्चा हम इस वीडियो में विस्तार पूर्वक करेंगे। पहला पॉइंट है कि ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी में बिहार का नालंदा जिला है वो अव्वल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, महानायक वीर कुंवर सिंह की हाल ही में 166वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है वर्तमान में। ग्रेट निकोबार की सोम्पेन जनजाति अभी हाल ही में खबरों में है। अब ये क्यों खबरों में है वो हम जानेंगे। अगला कि नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम में और 2 नए सदस्य देश शामिल हुए हैं। अच्छा, बीपीएससी एग्जाम में रिसेंटली जो एग्जाम हुआ था वहां पर आर्टेमिस कार्यक्रम से संबंधित प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अगला है 22 अप्रैल 2024 को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। हम चर्चा करेंगे कि इसका थीम क्या है, ये कब मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कब हुई थी। इन चीज़ों की जानकारी यहाँ पर आपको मिलेगा। नेक्स्ट है, मोहम्मद सलीम ने जीता, जो कि फ़लस्तीन के हैं। इन्होंने वर्ल्ड फ्रेश फोटो ऑफ द ईयर 2024 का खिताब अपने नाम किया है, जो कि पूरी दुनिया में ये खबरों का विषय बना हुआ है। अगला है डी गुकेश, जो कि कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। नेक्स्ट है, डीडी न्यूज ने अपना लोगो हाल ही में नया जो लोगो है वो लॉन्च किया, या फिर यूं है जो लोगो है उसे चेंज किया है। अगला, हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर, एक कंपनी है हिंदुस्तान जिंक, जो कि वैश्विक स्तर पर चांदी उत्पादन में अब तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। इन सारे खबरों को हम विस्तार पूर्वक आपको इस वीडियो में बतलाएंगे। साथ ही साथ जो संबंधित तथ्य होंगे, जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनेगी, वो चीजें भी यहाँ पर हम आपको बतलाते चलेंगे। चलते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वर्ष 2020 से लेकर मार्च 2024 तक ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है। सबसे पहले यहाँ पर इसका राइट जो आंसर है, ये ध्यान रखिए, विकल्प नंबर ए, यानी कि नालंदा इसमें शीर्ष पर रहा है। एक बात यहाँ पर आप ये जरूर ध्यान रखेंगे, ये जो रिपोर्ट हाल ही में जारी हुई है, ये आपको ध्यान रखना, वर्ष 2020 से लेकर मार्च 2024 तक के आंकड़े को ध्यान रखते हुए ये रिपोर्ट जारी किया गया। और इस रिपोर्ट के आधार पर इस मामले में जो खास करके ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी हुआ है, इसमें बिहार का जो नालंदा जिला है वो शीर्ष स्थान पर रहा है। यही जानकारी यहाँ पर हमने लिखा है कि नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वर्ष 2020 से मार्च 2024 तक ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी यानी कि साइबर ठगी की 70,166 शिकायतें दर्ज की गई थी। जो रजिस्टर कंप्लेन है उसकी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। 70,166 कंप्लेन दर्ज हुआ बिहार में सभी जिलों में, जिनमें करीब 399.18 करोड़ रुपए की ठगी के मामले सामने आए। तकरीबन मान के चलिए 400 करोड़ रुपए की ठगी का जो मामला है वो सामने आया। लेकिन इसमें भी एक बात ये ध्यान रखेंगे, तकरीबन 42.12 करोड़ की राशि को होल्ड कराया गया। मतलब होल्ड कराया गया मतलब कि जो शिकायत हुआ उसके आधार पर उस राशि को वहां पर फ्रीज कर दिया गया। मतलब वो ठगी, मतलब प्रकार से जो ठग राशि को अपने अकाउंट में ट्रांसफर करते थे वो नहीं कर पाए, वो राशि होल्ड हो गया। हालांकि ये डेटा आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि यहाँ पर आप इतना जरूर ध्यान रखेंगे कि इस मामले में बिहार का नालंदा जिला जो है ये अव्वल रहा है। अच्छा, कुछ चीजें और भी है, जैसे कि इसमें नालंदा जिला शीर्ष पर रहा है, लेकिन उसके बाद अन्य जिलों की अगर हम बात करें तो नालंदा के बाद जो दूसरा जिला आता है वही हमने यहाँ पर लिखा है कि पटना दूसरे, सहरसा तीसरे, औरंगाबाद चौथे, गोपालगंज पांचवें स्थान पर रहा। हालांकि एक कैटेगरी यहाँ पर और भी हमने लिखा है कि प्राथमिकी दर्ज करने के मानक पर सारण पहले स्थान पर रहा। जो प्राथमिकी दर्ज किया गया इस मामले में, खास करके ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी का, इसमें सारण पहले स्थान पर आया। इसके बाद नालंदा,
और शेखपुरा, गोपालगंज और गया का जो स्थान है वो रहा है। अच्छा, वहीं पर अगले पॉइंट की बात करें, साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी के जो मामले हैं, इसमें नालंदा का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। जो गिरफ्तारी हुई इस मामले में वो सबसे अधिक नालंदा में हुई, उसके बाद क्रमशः सीतामढ़ी, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर। तो ये चीज़ें हालाँकि मेरे ख्याल से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको उतना ध्यान नहीं रखना है। बस यहाँ पर एक जानकारी और भी है, जैसे कि यहाँ पे हमने अगले वाले पॉइंट में आपके समक्ष रखा है कि वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए जून 2023 में बिहार में 44 साइबर थाने शुरू किए गए थे। आप यहाँ पर जो तस्वीर में देख रहे हैं, ये हाजीपुर वैशाली में इसका शुरुआत किया गया था। कुल मिला के पूरे बिहार में 44 साइबर थाने की शुरुआत किया गया था। और साइबर थाने को लेकर या फिर साइबर क्राइम को लेकर कई प्रश्न बने हैं पिछले 1 साल में, जो कि हमने आपको बतलाया है। फिलहाल यहाँ पर इतनी सारी बातें ध्यान रखना है और आप लोगों को भी इन सारे चीज़ों से बचना है। यहाँ पर एक बहुत बढ़िया इमेज हमने आपके समक्ष लगाया है। दरअसल इस तस्वीर के माध्यम से मैं आपको ये बता दूं, एक एग्जांपल के तौर पर इसे समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो आदमी आपको दिख रहा है, मान लीजिए ये हैकर है और देखिए इसके हाथ में मछली पकड़ने वाली एक छड़ी है, जिसे हम लोग घर में या फिर घरेलू भाषा में खास करके बिहार में हम लोग बोलते हैं बंसी। उसमें एक धागा लगा होता है और स्टील का एक कह सकते हैं नुकीला चीज लगा रहता है, जिसे हम लोग बंसी बोलते हैं, और वो मछली पकड़ता है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए कंप्यूटर में डाल के वो डेटा को ट्रांसफर कर रहा है। मतलब यहाँ पर इसे ऐसे समझिए, बहुत सारे लिंक आप लोग देखते होंगे फेसबुक पे और साथ साथ व्हाट्सएप पे, कई बार आपको इंस्टाग्राम पर आदि पर भी दिखता होगा कि इतना जीबी नेट आपको जियो की तरफ से फ्री दे रहा। आप लोग बस लिंक पे क्लिक कीजिए, डेटा आपको मतलब जो है मिल जाएगा। और कई सारे पोस्ट ऐसे होते हैं, आप अपना भविष्य जाने, बस क्लिक करें, आप अपने भविष्य के बारे में जानें। और इस प्रकार की कई चीजें आपको लगभग दिखता होगा, जो खास करके अनजान लिंक होते हैं। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपको अंदाजा भी नहीं होता है कि किस प्रकार से जो आपका कमांड है आपके फ़ोन का, आपके लैपटॉप का, वो हैकर के पास चले जाता है। और वो जैसा चाहे आपका फ़ोन का, आपके कैमरा का जो खास करके रियर कैमरा होता है, फ्रंट कैमरा होता है, उसका वो जो है हैकर जो होते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बातें बहुत लोगों को, जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, अटपटांग लग रही होगी सुन के, लेकिन वास्तविकता यही है। जो अनजान लिंक होते हैं उस पर क्लिक बिल्कुल मत कीजिए। अच्छा, मैं आपको एक बात और भी बताना चाहूँगा, प्ले स्टोर पे इस समय लगभग जितने भी एप्लीकेशन है वो जेन्युइन है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, जहाँ तक मेरी समझ है। देखिए प्ले स्टोर का कई सारा जो टर्म्स एंड कंडीशन है, जो इसके रूल और रेगुलेशंस हैं, इसमें क्या है कि कोई भी कंपनी या फिर जो कोई भी एप्लीकेशन है उतनी आसानी से हैकिंग नहीं कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन है, बहुत सारे पॉलिसीज हैं गूगल प्ले की, प्ले स्टोर की एक्चुअली में। तो वो चीज़ें यहाँ पर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, एक एग्जांपल आप ऐसे भी समझिए, जितने भी ऑनलाइन गेम हैं आप इसका एक अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं, ड्रीम इलेवन। जब 2017 या फिर 2016 के आसपास ड्रीम इलेवन लॉन्च हुई थी, शुरू शुरू में आपको ये प्ले स्टोर पर नहीं दिखा होगा, रिसेंटली ये प्ले स्टोर पर आपको दिख रहा होगा। तो पहले वो वेबसाइट के थ्रू डाउनलोड करवाते थे, क्योंकि उन्हें वहाँ पर परमिशन ही नहीं थी। एक गेमिंग प्लेटफॉर्म था और खास करके एक प्रकार से जुआ के रूप में ये है, ड्रीम इलेवन जुआ है, एक तरह से ऑनलाइन जुआ। तो इस चीज़ को वहाँ पर अलाउ नहीं किया गया था, फिर पता नहीं क्या हुआ, लेकिन अभी वहाँ पर दिखता है। बहुत सारे एप्लीकेशन अभी भी हैं जो खास करके गेमिंग वाले होते हैं, जहाँ पर रुपया लगाया जाता है, उसे एक प्रकार से जुआ के तौर पे आप देख सकते हैं। तो वो सारे एप्लीकेशन अभी भी आपको वहाँ पर प्ले स्टोर पे नहीं दिखेगा। तो इन सारी चीज़ों से बचिएगा, बस यही हमारा कहना यहाँ पर उद्देश्य था। प्ले स्टोर पे ट्रस्ट कीजिए, वहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो सकती, जिस प्रकार से प्ले स्टोर का टर्म्स एंड कंडीशन, नियम, पॉलिसीज वगैरह है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर ये ध्यान रखिए। अच्छा, यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता दूं, आपको एक नाम दिख रहा होगा औरंगाबाद, जो विकल्प नंबर डी में यहाँ पर दिया गया है। एक तो आपको ये ध्यान रखना, बिहार में एक औरंगाबाद नाम का जिला है, लेकिन महाराष्ट्र में भी एक जिला का नाम था औरंगाबाद, लेकिन रिसेंटली इसका नाम बदल कर किया गया संभाजी नगर। तो फिलहाल यहाँ से इतनी सारी बातों को आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में 23 अप्रैल 2024 को वीर कुंवर सिंह की 166वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। बताएं कि 1857 के विद्रोह के दौरान किस अंग्रेज अधिकारी ने उन्हें मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था। हालांकि वीर कुंवर सिंह पटना नहीं गए थे। उस अंग्रेज अधिकारी की बात करें तो पटना के कमिश्नर थे विलियम टेलर। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये जानकारी जो यहाँ पर लिखा गया प्रश्न में कि किस अंग्रेज अधिकारी ने उन्हें मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था, ये प्रश्न आपके बीपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर एक बात ये बता दूं कि वीर कुंवर सिंह की जो मृत्यु हुई थी, कई स्रोत में आपको दिखेगा 26 अप्रैल।
ठीक है, कई स्रोत में 26 अप्रैल और कई स्रोत में 23 अप्रैल लिखेगा। तो ये दोनों चीज़ों को ध्यान रखिएगा, जहाँ पर इस प्रकार का कन्फ्यूजन हो तो विकल्पों के आधार पर आप सही विकल्प का चयन कीजिएगा। यहाँ पर मैं 23 भी नहीं बोल सकता हूँ और 26 भी नहीं बोल सकता हूँ, मैं दोनों बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद कन्फ्यूज़ हूँ। मैंने बहुत सारे सोर्स को तलाशा, बहुत सारे अच्छी-अच्छी चीज़ों को देखा, बहुत अच्छे-अच्छे आर्टिकल को देखा, तो वहाँ पर ये कन्फ्यूजन मेरा बरकरार रहा। इसीलिए यहाँ पर मैं आपको दोनों डेट बता रहा हूँ, इस चीज़ को आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। कई स्रोतों में मैंने जो पढ़ा है, वो जो जानकारी मेरे पास अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। फिलहाल यहाँ पर हम इसका राइट आंसर की बात करें तो यह है विलियम टेलर। अब यहाँ पर पहले पॉइंट की बात करें, सबसे पहले बात करते हैं वीर कुंवर सिंह का जन्म का। तो इनका जो जन्म हुआ था ये 13 नवंबर 1777 को हुआ था, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। और उनकी मृत्यु कई स्रोत में कहा गया 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। अच्छा, कई स्रोत में कहा गया कि 23 अप्रैल 1858 को हुआ था। ये यहाँ पर आप ध्यान रखें, कई स्रोत में 23 अप्रैल, कई स्रोत में 26 अप्रैल। अच्छा, यहाँ पर कुछ बातें आपका क्लियर होगा, जैसे कि अगर हम बात करें वीर कुंवर सिंह की, तो बिहार के शाहाबाद जिले, उस समय बिहार में शाहाबाद नाम का एक जिला था, तो शाहाबाद जिले के जगदीशपुर गांव के निवासी वो 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक थे। कौन? वीर कुंवर सिंह। अच्छा, वीर कुंवर सिंह के बारे में एक जानकारी अति महत्वपूर्ण है। हालांकि कई सारे बेसिक से पॉइंट है, लेकिन एग्जाम पर्पज से जो हमें पढ़ना वही चीजें यहाँ पर हमने डाला है कि 80 वर्ष की अवस्था में 23 अप्रैल 1858 को वे जगदीशपुर के पास ब्रिटिश कैप्टन ली ग्रैंट के साथ अंतिम युद्ध किए थे। ली ग्रैंट इस युद्ध में पराजित हुआ था, किंतु वीर कुंवर सिंह बुरी तरह से घायल हो गए थे, जिसके पश्चात उनकी मृत्यु हो गई थी। एक चीज यहाँ पर यह भी आपको समझना है कि अंतिम जो युद्ध था 23 अप्रैल को लड़ा गया था, और कई जगहों पे मैंने ये पढ़ा है कि 23 अप्रैल को वे लड़े और घायल हो गए थे, और उसके 3 दिन पश्चात यानी कि 26 अप्रैल को उनकी मृत्यु हुई थी। तो मैं तो यही इसे सटीक मानता हूं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको ये भी दे रहा हूँ लिखकर 23 अप्रैल, क्योंकि कई जगहों पे 23 अप्रैल ही ये लिखा गया है। तो दोनों को ध्यान यहाँ से आपको रखना है। और ये जो जानकारी मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, ये हल्के में से मत लीजिएगा। मैंने बहुत सारे सोर्स को देखा है और उसके आधार पर ही ये मैं आपको यहाँ पर बतला रहा हूँ। आई होप कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए, यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पर कुछ बातें और भी है, खास करके उनके एक छोटे भाई अमर सिंह के बारे में। अमर सिंह 1857 के आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध या फिर छापामार का युद्ध किए थे। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है एग्जाम में, ये ध्यान रखिएगा। अगले पॉइंट पे बात करें, यहाँ पर हमने एक चर्चा किया था शाहाबाद जिले के बारे में। इसको लेकर एक कंफ्यूजन आपके मन में हो सकता है कि ये कौन सा क्षेत्र है वर्तमान में शाहाबाद जिले का। दरअसल 1972 में बिहार के शाहाबाद जिला को दो भागों में बांटा गया था। 1972 से पहले यह शाहाबाद जिला के रूप में अस्तित्व में था, लेकिन 1972 में शाहाबाद जिला को दो भाग में बांटा गया, एक तो भोजपुर और एक रोहतास। और उसके पश्चात 1992 में यानी कि 1992 में फिर से भोजपुर से बक्सर एक स्वतंत्र जिला बनाया गया था। तो यहाँ पर ये कंडीशन है, ये चीजें जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा। वर्तमान में जो जगदीशपुर है ये भोजपुर जिला के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये आपको यहाँ से नोट कर लेना है, ध्यान रखना है। और कई बार वीर कुंवर सिंह से संबंधित रिसेंटली भी आपके बीपीएससी एग्जाम में प्रश्न बने हैं। ये एक फेवरेट टॉपिक है, पहले भी पूछे गए हैं, आने वाले समय में भी पूछे जा सकते हैं। अच्छा, वीर कुंवर सिंह को लेकर एक जानकारी हम 2022 में आपको दिए थे 23 अप्रैल को। दरअसल एक सभा या फिर एक सम्मेलन आयोजित हुआ था यहाँ पर जगदीशपुर में 23 अप्रैल 2022 को, और वहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। और एक रिकॉर्ड स्थापित किया गया था, कुल मिला के 77,900 तिरंगा फहराकर। जो ये पहली बार था कि इतना तिरंगा फहराकर एक रिकॉर्ड स्थापित किया गया था। हालांकि सर्वाधिक झंडा फहराने का जो रिकॉर्ड था, ये पिछला रिकॉर्ड जरूर ध्यान रखिए, 2014 में पाकिस्तान ने अपने नाम किया था, करीब 57,000 झंडा लहराकर। इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया गया 23 अप्रैल 2022 को, कहां पर? जगदीशपुर में 77,900 तिरंगा फहराकर। तो कुल मिला के यहाँ पर इतनी सारी बातें ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर आपको एक जानकारी ये भी मैं दे दूं कि एक विकल्प में हमने लिखा है जॉन गैस्टिन, जो कि पटना में जो गोल घर देखते हैं उनके जो निर्माता एक प्रकार से कहें, जॉन गैस्टिन के द्वारा ही इसका निर्माण किया गया था। और हेक्टर मुनरो जो अंग्रेज थे, मतलब अंग्रेज सेनानायक कह सकते हैं बक्सर के युद्ध के समय, तो वो थे कौन? हेक्टर मुनरो। और जो ली ग्रैंड हमने लिखा है कि इसमें आपको ध्यान रखना है वीर कुंवर सिंह के साथ जो अंतिम युद्ध हुआ था ली ग्रैंड का ही हुआ था 23 अप्रैल 2000 नहीं बल्कि 1858 को, 23 अप्रैल 1858 को। तो फिलहाल यहाँ से इतनी सारी बातें ध्यान आपको रखनी है। चलिए, अब यहाँ पर अगला तीसरा प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे कि शॉर्ट में कहा जाता है सिपरी, SIPRI,
तो सिपरी द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2023 में सबसे ज्यादा हथियार आयात किया है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि अपना भारत। अब आपको इसके बारे में जानकारी दे दूं कि स्वीडन की जो एक संस्था है सिपरी, यानी कि स्टॉक होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, 22 अप्रैल 2024 को एक रिपोर्ट आया था इसका, और इस रिपोर्ट के अनुसार साल 2023 में सैन्य खर्च 2022 के मुकाबले में 6.8% बढ़कर, यानी कि 6.8% बढ़कर ये 24.4 खरब डॉलर पहुंच गया। ये बात हो रही पूरी दुनिया की। ठीक है, ये सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार इसमें सैन्य खर्च में पूरी दुनिया में जो इजाफा हुआ ये हुआ 6.8%, और कुल मिला के जो ये है ये हो गया आंकड़ा 24.4 खरब डॉलर का। अच्छा, इस रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें सैन्य खर्च करने वाले शीर्ष देशों की, तो इस मामले में अब भी अमेरिका पहले स्थान पर है, और ये बहुत अधिक है, 916 खरब डॉलर। उसके बाद है चाइना, और उसके बाद है रशिया, और अपना जो भारत है ये चौथे स्थान पर है नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर। अच्छा, कुछ जानकारी और भी है, जैसे कि अगर हम बात करें शीर्ष 3 हथियार निर्यातक देश की, तो जो हथियारों का निर्यात करता है उसमें अमेरिका पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर फ्रांस, और तीसरे स्थान पर है रशिया। अच्छा, यहाँ पर अब देखेंगे कि भारत के संदर्भ में इस रिपोर्ट में जो बातें कही गई है, जो इम्पोर्टेंट है, वो यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा है। तो रिपोर्ट के अनुसार भारत पिछले 5 सालों में दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना है। पिछले 5 सालों की बात करें तो लगभग 4.7% की वृद्धि इसमें हुई है। लगभग 5% बोल सकते हैं, और ये एग्जैक्ट डेटा है 4.7%। वर्तमान में भारत 9.8% हथियार आयात के साथ पूरी दुनिया में पहले नंबर पर है। फिर आता है सऊदी अरब का स्थान, जो कि 8.4% ये हथियार आयात किया है। पूरे देशों के संदर्भ में यहाँ पर बात लिखी गई है। तो कुल मिला के बात यही है कि भारत इस मामले में इस समय बहुत ही आगे है। एक जानकारी पिछले वीडियो में हमने पाकिस्तान को लेकर दिया था। पाकिस्तान को खास करके जो बैलिस्टिक मिसाइल का जो खास करके उसके निर्माण में जो खास करके उपकरण लगते हैं, वो जो निर्माण करने वाले जो 4 कंपनी है, 3 थी चाइना की और एक बेलारूस की, जिसको खास करके अमेरिका ने प्रतिबंधित किया है। तो यहाँ पर एक चीज समझिए कि अमेरिका ने उसे प्रतिबंधित किया है, लेकिन यहाँ पर देखिए कि जो हथियार निर्यात करता है और हथियार पे जो सबसे अधिक खर्च करता है वो देश है अमेरिका। तो फिर भी इसके बावजूद भी पाकिस्तान को जो निर्यात करने वाली जो 4 कंपनी है, खास करके जो उपकरण होते हैं हथियार से संबंधित, बैलिस्टिक मिसाइल से संबंधित, उसको प्रतिबंधित किया है। कल ही हमने बतलाया था। तो दोनों जानकारी को रिलेट करके जरूर आप लोग याद रखेंगे। चलिए, अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्टेमिस समझौते या फिर आर्टेमिस कार्यक्रम में शामिल होने वाला नवीनतम, या फिर यूं कहें 38वां व 39वां सदस्य देश बना है? जो विकल्प दिए गए हैं इसके आधार पर स्वीडन और स्लोवेनिया इसका करेक्ट आंसर होगा। स्वीडन बना है 38वां देश, और स्लोवेनिया बना है 39वां देश। अच्छा, एक चीज यहाँ पर ध्यान रखेंगे, आर्टेमिस कार्यक्रम जो है ये नासा का एक कार्यक्रम है, नासा से ये संबंधित है। और अभी हम आपको बतला रहे थे वीडियो के स्टार्टिंग में, यहाँ से आपके बीपीएससी एग्जाम में प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अब आपको यहाँ पर इसके बारे में जानकारी दे दूं कि हाल ही में स्वीडन नासा के आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 38वां एवं स्लोवेनिया 39वां देश बना है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे आर्टेमिस कार्यक्रम के बारे में कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। एक्चुअली में यहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर आपको बता दूं कि नासा ने अमेरिकी विदेश विभाग के सहयोग से 7 अन्य संस्थापक सदस्य देशों, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, यूएई और यूके के साथ मिलकर 13 अक्टूबर 2020 को आर्टेमिस समझौते की स्थापना की थी। एक बात यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, भले ही आर्टेमिस समझौते से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, और आपको मैंने एक जानकारी दिया था कब, 2023 में, जबकि भारत इसका 27वां सदस्य देश बना था। आप यहाँ पर आगे इस वाले पॉइंट में देख सकते हैं कि 2023 में, अच्छी जानकारी हम आपको आगे देंगे। यहाँ पर बस इतना ध्यान रखिए कि 27वां देश बना था भारत, और यही चीजें खबरों में थी आर्टेमिस कार्यक्रम को लेकर के। और देखिए एग्जाम में प्रश्न कहाँ से पूछा गया, इसकी स्थापना से। ये स्थापना हुआ था 2020 में। तो ये चीजें समझिएगा, एग्जाम में प्रश्न पीछे जाकर भी पूछा जा रहा है। तो ये बातें आप खोपड़ी में डाल लीजिए, एग्जाम में निश्चित तौर पर संबंधित चीजें पूछी जाती है।
बस ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, जो खबरों में रहती है, पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि उनसे संबंधित तथ्य एग्जाम में पूछे जाएँगे। अगर आपकी तैयारी बेहतर होगी, तो सफलता भी आपको अवश्य मिलेगी। बस प्रिपरेशन बेजोड़ रखिएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, अब यहाँ पर जो हम चर्चा कर रहे थे, नासा से संबंधित एक कार्यक्रम है, नासा द्वारा ये निर्देशित है। लेकिन इसमें जो देश है, जो सदस्य देश हैं, इसकी संख्या कुल 8 है। एक तो अमेरिकी विदेश विभाग की बात करें तो अमेरिका तो इसमें आ ही गया। इसके अतिरिक्त जो 7 अन्य देशों की बात करें संस्थापक सदस्यों में, तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लक्ज़मबर्ग, यूएई और यूके हैं। तो कुल मिला के 8 देश इस समय खास करके इसका बात करें हम आर्टेमिस कार्यक्रम का, तो संस्थापक सदस्य देश है। लेकिन ओवरऑल इसके सदस्य देशों की बात करें तो इसमें 39 देश अब हो चुके हैं। इसमें नवीनतम स्वीडन और स्लोवेनिया शामिल हुआ है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो समझौता हुआ था, ये हुआ था 13 अक्टूबर 2020 को। लेकिन इसकी जो शुरुआत हुई थी आर्टेमिस 1 कार्यक्रम की, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आर्टेमिस 1 कार्यक्रम की शुरुआत 16 नवंबर 2022 को नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस लॉन्च सिस्टम यानी कि एसएलएस पर ओरियन नामक अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण के साथ हुआ था। तो ओरियन नामक जो अंतरिक्ष यान है, ये आर्टेमिस कार्यक्रम से ही संबंधित है। इसको जरूर ध्यान आप लोग रखेंगे। अच्छा, आर्टेमिस कार्यक्रम की बात करें तो वही जानकारी यहाँ पर हमने लिखा है कि यह अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा निर्देशित एक अंतरिक्ष कार्यक्रम है। ये तो बेसिक सा पॉइंट है। अगर कोई पूछे कि आर्टेमिस कार्यक्रम क्या है, तो यह नासा का एक अंतरिक्ष कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य चंद्रमा का नए और बेहतर तरीके से अध्ययन करना, साथ ही साथ मंगल ग्रह पर मानव मिशन की तैयारी के लिए नई तकनीक का उपयोग करना है। ये चीजें ध्यान रखेंगे, ये इसका मूल उद्देश्य है। यहाँ पर हमने आगे भी आर्टेमिस कार्यक्रम को लेकर ये चीजें लिख दिया है। आप लोग ध्यान रख लेंगे इन सारे बातों को। अच्छा, एक बात और भी आपको बता दूं कि भारत के संदर्भ में जो पिछले साल जानकारी हमने दिया था, वो तिथि थी 21 जून 2023। तो वॉशिंगटन में आयोजित एक समारोह के दौरान भारत आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 27वां देश बना था। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ से ध्यान रखिएगा। हमारे साथ बने रहिए, निश्चित तौर पर यहाँ पर आपको हेल्प होगी। और पुनः दोहरा दूं कि यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। अब छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विषय यानी किस थीम के साथ हाल ही में 22 अप्रैल 2024 को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया है। तो 2024 का विश्व पृथ्वी दिवस का थीम है प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थीम है 2024 का, लेकिन 2023 का थीम था इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। ये 2023 वाला थीम था। अब आइए इसको लेकर चीजों को हम देख लेते हैं। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। देखिए, प्रत्येक वर्ष पूरे विश्व में 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसका उद्देश्य पृथ्वी को बचाना और इसके वातावरण को संरक्षित करने के लिए लोगों को जागरूक करना, लोगों में इसकी जागरूकता बढ़ाना ही इसका एक मूल उद्देश्य है। जिस दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए प्रत्येक वर्ष पूरी दुनिया में 22 अप्रैल को ये मनाया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि इसकी शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई थी। एक यहाँ पर अमेरिकी सीनेटर को देख रहे हैं जिनका नाम था जेराल्ड लेंसन, जो कि 22 अप्रैल 1970 को इनके द्वारा इस दिवस को मनाने की शुरुआत की गई थी। तो यहाँ पर बेसिक सा लाइन ये ध्यान रखिएगा कि इस दिवस को यानी कि पृथ्वी दिवस को मनाने की जो शुरुआत हुई थी 22 अप्रैल 1970 को हुई थी। पहली बार ये 22 अप्रैल 1970 को मनाया गया था और इसकी शुरुआत अमेरिकी सीनेटर जेराल्ड नेल्सन के द्वारा किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे बात करें दोनों वर्षों के थीम की। 2024 का तो आपको ध्यान रखना ही है कि प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक, ग्रह बनाम प्लास्टिक, ये 2024 का थीम है। लेकिन 2023 भी आपको नहीं भूलना है। 2023 का थीम था इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, यानी कि हमारे ग्रह में निवेश करें। चलिए, अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश के मोहम्मद सलीम ने हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 का खिताब जीता है या फिर पुरस्कार जीता है। ये पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा खबरों में है। फिलहाल यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ये फलस्तीन या फिर फलस्तीन के नागरिक हैं। विकल्प नंबर डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको जानकर दे दूं कि फिलिस्तीन के या फिर फलस्तीन के मोहम्मद सलीम ने हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 जीता है। दरअसल इस पुरस्कार के लिए इस प्रतियोगिता में 130 देशों के करीब 4000 फोटोग्राफर्स ने 61,000 तस्वीरों को भेजा था। लेकिन इस प्रतियोगिता में जो फलस्तीन के मोहम्मद सलीम है, इनका फोटो सेलेक्ट किया गया और इन्हें ये वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार मिला है। अब जो यहाँ पर आप तस्वीर में देख रहे हैं, यही वो फोटो है, यही वो तस्वीर है। दरअसल इस तस्वीर की बात करें, इस तस्वीर में आपको ध्यान रखना है कि जिसमें मोहम्मद सलीम की तस्वीर में एक 36 वर्षीय फिलिस्तीनी महिला इनास अबो ममार एक बच्ची
जो उनकी भतीजी है। तो उनकी कफन से लिपटा हुआ शव हाथ में ली हुई है। इस तस्वीर को विजेता चुना गया है। ये यहाँ पर ध्यान रखिए, जो युद्ध चल रहा है दरअसल हमास, जो कि एक बात यहाँ पर ध्यान रखिए, जो इस्लामिक संगठन है एक फ़लस्तीन का और इजराइल के बीच, हमास और इजराइल के बीच जो युद्ध हो रहा है, तो हमास को लेकर ये ध्यान रखिएगा, फ़लस्तीन का एक इस्लामिक संगठन है और इसका और इजराइल के बीच युद्ध हो रहा है। और इसी युद्ध के दौरान 17 अक्टूबर 2023 को गाजा का एक शहर है खान यूनिस, यहीं पर यह तस्वीर ली गई थी। दरअसल एक अस्पताल के बाहर एक महिला, जो कि यहाँ पर नाम हमने बताया आपको, अपनी भतीजी को लेकर, जो कि कफन में लिपटा हुआ यह शव है, अपनी भतीजी को लेकर लिपट कर ये रो रही थी। इसी तस्वीर को ये पुरस्कार दिया गया है। अच्छा, ये तो रहा यहाँ पर वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 का, लेकिन 2023 में इस तस्वीर को, जो कि एक महिला को लेकर कुछ करने जा रहे हैं, आपको ध्यान रखना है, यह पुरस्कार यूक्रेन के एवनेगी लेटका ने अपने नाम किया था। यूक्रेन के एवनेगी लोटका ने ये मतलब वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार अपने नाम किया था। तो ये यहाँ से दोनों आपको ध्यान रखना है। अच्छा, आपको मैं बता दूं कि पिछले कुछ महीनों में आई थिंक 1-2 महीना हुआ है जो कि जानकारी हमने दिया है, मुझे एग्जैक्ट तो ध्यान में नहीं आ रहा है, ये दोनों तस्वीरों को लेकर मैंने आपको जानकारी दिया था 1 से 2 महीना पहले, और ये दोनों तस्वीरें बहुत वायरल भी रही थी और ये दोनों को आपको ध्यान भी रखना है। एक तो एक तस्वीर का नाम है, जो नाम दिया गया एक्चुअली में वेल बॉन्स, जो आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं। तो इस तस्वीर के लिए आपको ध्यान रखना है कि स्वीडन के एलेक्स डॉसन को अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 चुना गया था। ये ध्यान रखिए, बहुत ही खबरों में रहा था, लेकिन इससे भी ज़्यादा ये वाला है, ये उससे भी ज़्यादा खबरों में था। हर समाचार पत्रों की सुर्खियों में आपको देखने को मिला होगा। इस तस्वीर को नाम दिया गया आइसबेट, जो कि नीमा सखीरानी, जो कि ब्रिटेन की एक फोटोग्राफर, इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था इस तस्वीर के लिए, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर्स पीपुल्स चॉइस अवार्ड 2023। ये जरूर ध्यान रखिएगा, दोनों ने काफी सुर्खियां बटोरी थी कुछ समय पहले और दोनों को आपको ध्यान रखना है। चलिए फिलहाल यहाँ पर हम आगे चलते हैं और आपको कुछ जानकारी दे दूं। आप लोग जो बार बार बोलते हैं कि सर आपके तमाम जो स्टडी नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज वगैरह होते हैं 17वीं बीपीएससी या फिर बीपीएससी ट्री एग्जाम के लिए, वो हमें कहाँ पर मिलेंगे? तो सभी नोट्स जो आप यहाँ पर आपको दिख रहा है, जिसमें सिलेबस आधारित नोट्स, संपूर्ण बिहार जी के करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज, टेस्ट सीरीज, सेक्शनल टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर और भी बहुत सारी चीजें आपको बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप पर दिया जाता है। जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं निश्चित तौर पर आप लोग फॉलो करते रहिए, लेकिन जो लोग नए नए ज्वाइन करने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए एक सुनहरा ऑफर भी है 30 अप्रैल तक। नए छात्र जो पहली बार एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे प्ले स्टोर से, या फिर वैसे छात्र जो अब तक कोई भी कोर्स एप्लीकेशन पे नहीं लिए हैं, उन्हें इस प्रोमो कोड के साथ अतिरिक्त 100 रुपीज़ का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। महज 299 रुपये में आप 12 महीने की अवधि के लिए तमाम चीज़ों को आप प्राप्त कर पाएंगे। डेली बेसिस पर यहाँ पर आपको स्टडी नोट्स मिलेगा, जिससे आपकी जो तैयारी है वो घर बैठे बेहतर होगी। और 70वीं बीपीएससी एग्जाम के लिए 130 से अधिक हम आपको टेस्ट भी दे रहे हैं, जिसके माध्यम से घर बैठे आप अपनी तैयारी का आकलन भी कर पाएंगे कि आप अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से, जो आगामी एग्जाम आयोजित होने वाली है उसके दृष्टिकोण से आप कितने प्रिपेयर हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखें और अभी जाइए एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और अभी आप इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिए। अब यहाँ पर हमारा अगला 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय ग्रैंड मास्टर कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो इनका नाम है डोमाराजो गुकेश, यानी कि शॉर्ट में डी गुकेश भी कहा जाता है। तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इन्हें यहाँ पर इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। आपको बता दूं कि भारत के डोमाराजो गुकेश या फिर डी गुकेश 22 अप्रैल 2024 को टोरंटो कनाडा में आयोजित कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट के अंतिम राउंड में अमेरिका के हिकारू नाकामोरा को पराजित कर यह टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने। साथ ही साथ ये पहले भारतीय हैं जिन्होंने इस खिताब को अपने नाम किया है। यही सारी जानकारी यहाँ पर हमने लिखा है। इसके साथ ही 17 वर्षीय डी गुकेश कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी बन गए हैं। ये यहाँ पर ध्यान रखेंगे। डी गुकेश की बात करें तो वे तमिलनाडु के निवासी हैं, मूल रूप से तमिलनाडु के रहने वाले हैं। और एक जानकारी हमने आपको दिया था, वे भारत के 59वें ग्रैंड मास्टर बने थे। साथ ही उनके नाम भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बनने का भी रिकॉर्ड है। तो डी गुकेश को लेकर इतनी सारी बातें आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। अच्छा, कुछ जानकारी अतिरिक्त यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा है कि जो ग्रैंड मास्टर शब्द की हमने चर्चा किया है, अगर आपसे कोई पूछे कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है, तो विश्वनाथन आनंद, जिन्हें आप यहाँ पर देख रहे हैं, सन 1988 में ये तमिलनाडु के विश्वनाथन आनंद भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। और विश्वनाथन आनंद से संबंधित ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्ष 2001 में भारत सरकार ने उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया था।
अच्छा, कुछ समय पहले भारत के ग्रैंड मास्टर की सूची को लेकर चीज़ें हमने आपको बतलाया था, आई थिंक आपको याद होगा। फिलहाल यहाँ पर हम इसे स्किप करते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। नवा प्रश्न है कि हाल ही में डीडी न्यूज़ ने अपना नया लोगो लॉन्च किया है। बताएं कि किस तिथि को डीडी न्यूज़ की शुरुआत की गई थी? चूँकि डीडी न्यूज़ खबरों में है तो कुछ चीज़ें यहाँ पर अतिरिक्त हम आपको बतलाएँगे। फिलहाल यहाँ पर प्रश्न के रूप में हमने डाला है कि किस तिथि को डीडी न्यूज़ की शुरुआत हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी सन 2003 में। ये तिथि थी 3 नवंबर 2003। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में भारत सरकार के स्वामित्व वाले प्रसारक प्रसार भारती ने दूरदर्शन के समाचार चैनल डीडी न्यूज के लोगों का रंग लाल से बदलकर अब भगवा कर दिया है। ये यहाँ पर ध्यान रखिए, लाल रंग का पहले होता था, डीडी न्यूज वाला है। तो दूरदर्शन तो है ही, प्रसार भारती के अंतर्गत ही दूरदर्शन आता है और दूरदर्शन के कई सारे चैनल हैं जिनमें एक है डीडी न्यूज, जिसमें कि न्यूज आता है। तो न्यूज चैनल का जो डीडी न्यूज का जो एक प्रकार से जो लोगो था, ये जो दिख रहा है आपको, ये लाल रंग का हुआ करता था, लेकिन अब इसे भगवा रंग का कर दिया गया है। इसके पीछे कई प्रकार के रीजन हो सकते हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो जानकारी है वो यहाँ पर हमने आपको दिया है। ध्यान रखिएगा, इसे बदल कर किया गया भगवा रंग का। अब यहाँ पर आगे चलते हैं। कुछ जानकारी ये भी है कि डीडी न्यूज की जो शुरुआत हुई थी, जो एक्चुअली प्रश्न में भी हमने आपसे पूछा था, ये 3 नवंबर 2003 को हुई थी। बस इतना ही आपको ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि ये खबरों में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 3 नवंबर 2003 को डीडी मेट्रो चैनल के स्थान पर ये डीडी न्यूज की स्थापना किया गया था। तो ये तो रही बात यहाँ पर डीडी न्यूज की, लेकिन डीडी न्यूज जो आता है दूरदर्शन के अंतर्गत, तो दूरदर्शन की बात करें तो दूरदर्शन का जो पहला प्रसारण था वो 15 सितंबर 1959 को प्रयोगात्मक आधार पर आधे घंटे के लिए किया गया था। कब? तो ये तिथि था 15 सितंबर 1959, यानी कि 1959। इस तिथि को पहली बार ये शुरुआत किया गया था प्रयोगात्मक आधार पर। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना कि शुरुआत में दूरदर्शन का जो प्रसारण होता था, ये सप्ताह में सिर्फ 3 दिन ही आधा आधा घंटे के लिए होता था। तब इसको टेलीविजन इंडिया के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में 1975 यानी कि 1975 में इसे नाम दिया गया दूरदर्शन। ये यहाँ पर चीजें आपको दिख भी रहा है, ठीक है। दूरदर्शन जो नाम दिया गया 1975 में दिया गया। तो फिलहाल यहाँ पर इतनी ही जानकारी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक बात और, जब इसे टेलीविजन इंडिया नाम दिया गया था, जब इसकी शुरुआत हुई थी, उस समय इसका जो स्लोगन हुआ करता था, तो देश का अपना चैनल, ये इसका स्लोगन है एक्चुअली में, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब यहाँ पर हम चलते हैं आगे अगले प्रश्न पे। ये 10वां प्रश्न है कि हालिया आई एक रिपोर्ट के अनुसार हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर चांदी के उत्पादन में कौन से स्थान पर है? तो इस मामले में तीसरे स्थान पर है हिंदुस्तान जिंक। देखिए, थोड़ा सा गला खराब हो गया, इसलिए बार बार परेशानी हो रही है, तो आप लोग मैनेज कीजिएगा। मैं यहाँ पर बहुत रुक रुक के वीडियो में मतलब चीज़ों को आपको बता रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे हो रही है। देखिए, यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर ये है विकल्प नंबर सी। ये देखिए, इस मामले में तीसरे स्थान पर है हिंदुस्तान जिंक। देखिए, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि हालिया एक रिपोर्ट आई थी, इस रिपोर्ट के आधार पर वेदांता समूह की जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, ये चांदी उत्पादन के क्षेत्र में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी बन गई है। रिसेंटली इस कंपनी ने, यानी कि वेदांता समूह का जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, खुद से इस बात की पुष्टि किया था। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिए। अच्छा, एक बात और यहाँ पर है कि रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने रिकॉर्ड 746 मीट्रिक टन चांदी का उत्पादन किया है। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी ध्यान रखें, हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी द सिल्वर इंस्टीट्यूट यूएसए द्वारा, अमेरिका की एक संस्था है। तो इसके द्वारा अभी हाल ही में वर्ल्ड सिल्वर सर्वे 2024 से एक रिपोर्ट जारी किया गया था, और इसके आधार पर हिंदुस्तान जिंक की जो सिंदेसर खुर्द माइंस है, जो कि आपको ध्यान रखना है ये भारत के राजस्थान राज्य में है, तो यहाँ पर अब ये जो है विश्व की अब दूसरे नंबर की सबसे बड़ी चांदी उत्पादक खदान बन गई है। हालांकि पिछले साल 2023 में ये चौथे नंबर पे थी। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी आप लोग ध्यान रख लेंगे कि वर्तमान में भारत 11वां सबसे बड़ा चांदी उत्पादक देश है। तो इस प्रश्न से इतनी सारी जानकारी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हमारा अगला 11वां प्रश्न है कि समुद्री सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने हाल ही में 20 अप्रैल 2024 को पूर्वी समुद्र तट पर कौन सा अभ्यास आयोजित किया है? इस अभ्यास का नाम क्या है? तो पूर्वी लहर अभ्यास अभी हाल ही में ये 20 अप्रैल को पूर्वी समुद्र तट पर आयोजित किया गया। अच्छा, पूर्वी समुद्र तट से आप क्या समझते हैं? अगर आपके मन में ये डाउट हो रहा है तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि पूर्वी समुद्र तट पश्चिम बंगाल से शुरू होता है और ये उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर तमिलनाडु के पास में समाप्त होता है। तो ये जो कह सकते हैं जो तट है, यही पूर्वी समुद्र तट कहा जाता है। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है कि इस देश ने हाल ही में विशाल क्रूज मिसाइल हवासल 1 RA-3 और साथ साथ प्योल G-12 विमान रोधी मिसाइल का परीक्षण किया है।
जो कि दोनों काफ़ी शक्तिशाली मिसाइल है और इसका परीक्षण अभी हाल ही में किया गया उत्तरी कोरिया के द्वारा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो विकल्प नंबर ए है उत्तरी कोरिया, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आज की इस वीडियो के प्रश्न की ओर। अच्छा, यहाँ पर जो जानकारी आपको दिख रही है, जो लोग टेलीग्राम पर मटेरियल पाना चाहते हैं करंट अफेयर्स का डेली बेसिस पर, आप इस स्टेप को फॉलो करके स्क्रीनशॉट हमें पेमेंट करके यहाँ पर इस नंबर पे भेजेंगे। विद इन 30 मिनट आपको पेड ग्रुप का लिंक मिलेगा, आपसे ज्वाइन कर लेंगे, वहीं पर डेली बेसिस पर आपको मिलता रहेगा। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न पे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में हाल ही में कुंडलपुर महोत्सव का आयोजन किया गया? तमाम जानकारी कल वाले वीडियो में हमने आपको दिया था, आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।